नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में की 4 जनसभाएं। विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में जनता को किया संबोधित। सिंडिकेट और भ्रष्टाचारियों को दी चुनौती। कहा 29 अप्रैल तक है वक्त, करें सरेंडर। 4 मई के बाद किसी को नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मोदकुरिची में किया रोड शो। कहा डीएमके के करप्शन शासन का अंत करेगी हमारी सरकार। प्रचार के लिए डीएमके और कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर छिड़ा सियासी संग्राम। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी और रेखा गुप्ता ने विपक्ष को बताया महिलाओं का गुनहगार। दो दिन के आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका पहुंचे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कोलंबो में की राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। और तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 19 मजदूरों की मौत। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। विस्फोट की वजह से इमारत के कुछ हिस्से भी ढहे। सीधे लिए चलते हैं। अमित शाह इस समय तमिलनाडु में एक रोड शो कर रहे हैं। सीधे इस रोड शो में आपको लिए चलते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस समय तमिलनाडु में एक रोड शो कर रहे हैं। मैलापुर ये जगह है जहां पर कि गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ इस रोड शो में एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एनडीए जो है, जिसमें कि एआईएडीएमके सबसे प्रमुख पार्टी है और बीजेपी उसी एनडीए में है और भी कई पार्टियां उसमें शामिल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां। तो ये रोड शो मैलापुर में, मैलापुर तमिलनाडु है, वहां पर अमित शाह का ये रोड शो। और जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान है, तो प्रचार के लिए समय भी अब कम रह गया है। और यूं कहें तो अब 48 घंटे से भी कम का समय रह गया है तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए। 21 तारीख के शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और इसीलिए इस समय तमिलनाडु में प्रचार जो है वो धुआंधार, जोर शोर से प्रचार चल रहा है। और उसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में ये रोड शो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल निशान, वो उसके झंडे और बैनर जो है वो पटे पड़े हैं। लोग और समर्थक और साथ में आम लोग, उनमें जोश। और चुनाव प्रचार, लोकतंत्र एक महापर्व है, जनता का महापर्व है। और उसी का ये खूबसूरत दृश्य जो आप तमिलनाडु के माइलापुर से देख रहे हैं। वहाँ डीएमके में एमके स्टालिन की सरकार है, डीएमके की, जिसके साथ कांग्रेस है। और एक तरफ डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में प्रमुख विपक्षी के तौर पर एनडीए है। हालांकि इस बार टीवी के जो एक्टर विजय की पार्टी है उसकी भी चर्चा है और उस पर भी सभी की नज़र है। पहले काफ़ी हद तक ये बात हुई कि क्या वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन किसी के साथ उन्होंने अंततः गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन जो एनडीए है उसका गठबंधन इस बार एआईएडीएमके, बीजेपी, साथ में एमडीएमके, पीएमके जैसी पार्टियां, वो भी इस गठबंधन में शामिल हैं। और बहुत मजबूती के साथ जो डीएमके, सत्ताधारी डीएमके का गठबंधन है, उसके सामने एनडीए चुनाव वहां पर लड़ रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में मोटे तौर पर तो ज़्यादातर यही होता है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि सरकार रिपीट भी करती है। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि डीएमके की जो सरकार वहाँ पर इस समय सत्ताधारी है, क्या जनता उसको एक मौका देगी या फिर सरकार बदलेगी, जैसा कि अक्सर तमिलनाडु में हो जाता है। ये माइलापुर
तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ पर कि रोड शो गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो एनडीए का फोकस है, बीजेपी का वहाँ पर फोकस है, वो डीएमके सरकार का परफॉर्मेंस, डीएमके सरकार का भ्रष्टाचार और साथ में जो सनातन से जुड़े हुए भी मुद्दे हैं तमिलनाडु में जो हाल के दिनों में हुए हैं, उन सभी चीज़ों की उठा रही है। जैसे कार्तिकेय दीपम विवाद है, वो भी है। साथ में मद्रास हाईकोर्ट ने भी जो कुछ टिप्पणियाँ की हैं वो मुद्दा है। साथ में अभी नारी आरक्षण जो विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा है, उसमें डीएमके ने विरोध का जो रुख लिया है उसको भी बीजेपी निशाने पर ले रही है, इस मुद्दे को भी। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो कि तमिलनाडु के इस बार के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, उठ रहे हैं। केंद्र के साथ जो एम.के. स्टालिन सरकार है, डीएमके सरकार है, वो जिस तरह से टकराती है कई मुद्दों को लेकर के, चाहे वो भाषाई मुद्दा हो, नई शिक्षा नीति हो या फिर और भी मुद्दे हों, परिसीमन का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे इस बार तमिलनाडु के चुनाव में उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके इन मुद्दों को उठाकर डीएमके को घेर रही है। दूसरी तरफ डीएमके की कोशिश रहती है कि इसे केंद्र बनाम राज्य कर दिया जाए और लोगों की सहानुभूति अपने पक्ष में बटोरी जाए। तो वहीं एनडीए की रणनीति कि डीएमके को किसी न किसी तरह से घेरा जाए और विशेष रूप से जो नॉन परफॉर्मेंस और भ्रष्टाचार का मुद्दा है डीएमके का, उस पर। तो माइलापुर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और धुआंधार प्रचार पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनावी रैलियां की। उन्होंने नारी बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर साजिश करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल का ये काम संविधान का गला घोंटने जैसा है। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। बंगाल अब मान चुका है, बंगाल अब ठान चुका है। इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां जिस क्षेत्र में थीं, वो जंगल महल का इलाका है, आदिवासी बहुल है, झारखंड और ओडिशा की सीमा से लगा है। झारग्राम में प्रधानमंत्री ने तृणमूल के सिंडिकेट आदिवासी समुदाय को योजनाओं से दूर रखने की साजिश और बिजली की कमी के मुद्दे पर सीधा हमला बोला। आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर भाजपा बढ़त बनाना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री की रैली में जहां आदिवासी समाज के लिए तृणमूल सरकार की बेरुखी का मुद्दा उठा, तो वहीं सीधे लिए चलते हैं आपको कोयम्बटूर, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो गए हैं। तो एमईए की प्रेस वार्ता यानी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता श्रीलंका। He arrived in Colombo early this morning. He will be visiting Nurelia tomorrow and then return to India later tomorrow afternoon. This is the first bilateral visit
of the Vice President of India to Sri Lanka. He is accompanied by a high-level delegation comprising Professor SPS Baghel, the Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and two distinguished members of Parliament, Dr. K. Lakshman and Dr. Medha Vishram Kulkarni. Today, following the arrival of the Vice President in Colombo this morning, he was received at the airport with a traditionally festive Sri Lankan welcome. Thereafter, for the first engagement of the day, he was received by His Excellency President Anura Kumara Dissanayake at the Presidential Secretariat. After a brief private meeting between the two leaders, they proceeded to have substantive delegation level talks along with their accompanying delegations. During the delegation level talks, they reviewed the ongoing bilateral initiatives between the two countries, including the progress on various development cooperation projects that have been undertaken by India in Sri Lanka. Let me just give you briefly a flavor of the conversation during the delegation level talks. The President underlined the very strong bond, civilizational bond between the two countries. He referred on more than one occasion to the difference that Prime Minister Narendra Modi's neighborhood first policy has made in strengthening relations between India and Sri Lanka, especially by way of India's first responder role, first in recent years, first during the economic crisis faced by Sri Lanka in 2022, and then more recently after Cyclone Ditwa in December of 2025, and also referred to the assistance that India is providing at this moment as Sri Lanka deals with the fallout of the West Asia crisis. The President also referred in this context to India's investments in various sectors in Sri Lanka, especially ports, and also the discussions that are now underway on several projects in the energy sector, in the digital sector, and in the connectivity area. A lot of the focus during the conversation was on the post-Cyclone Ditwa financial assistance package that India had announced, and in fact during this visit we will see some understandings arrived at that will enable work on some of these projects to start. As I said, both sides focused on this, on the different projects that comprise this package as Sri Lanka begins work on relief and rehabilitation initiatives post Cyclone Ditwa. The Vice President mentioned, as I said, some initiatives that are underway from the Indian side and some proposals that have already been discussed between the two countries. Notable amongst them, the project related to the energy hub in Trincomalee and the proposal to link India and Sri Lanka through an oil pipeline. And in fact, the point was made as to the value of such energy connectivity, especially at a time like now when the entire world, and this region especially, is facing the fallout of an energy crisis generated
by the situation in West Asia. The Vice President also took the opportunity to express his appreciation to President Dissanayake and the Sri Lankan government for the recent release of several Indian fishermen who were in Sri Lankan custody. I believe a total of 47 fishermen have been released in recent weeks, some of them very, very recently, and who are expected to be repatriated to India in the next day or two. The Vice President also referred to the need to remain in constant communication and contact on this issue. President Dissanayake also mentioned on this subject that there was a need for India and Sri Lanka to work together to address the fishermen related issue, something that the Vice President welcomed and once again underlined the need for more frequent contact between the concerned authorities of the two countries on this issue, for the joint working group on this subject to meet, as well as for engagement between the fishermen's associations on the two sides. The President Dissanayake सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जिसमें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे के बारे में जानकारी दे रहे थे। और अब हम आपको जरा कुछ रंग दिखाते हैं प्रचार में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल गए थे, तो वहां पर उन्होंने आज पश्चिम बंगाल में तूफानी चुनाव प्रचार तो किया ही, इस दौरान उन्होंने 4 रैलियों को संबोधित किया। और इस व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध झालमुरी का आनंद लेते हुए नजर आए और उसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने साझा किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये झलकियां दिखाते हैं। भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुरी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ? प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, दाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो। भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुरी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ? प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। हाँ, अरे यही खाएंगे।
हाँ ध्यान दिए। हाँ झाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बना है। प्रसाद है। चलो भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। जय श्री राम सर। हाँ अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएगा। खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ 10 रुपए देना है। नहीं भाई ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। सर प्याज खाते हैं आप? हाँ प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। हाँ अरे यही खाएंगे। हाँ ध्यान दिए। हाँ झाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बना है। प्रसाद है। चलो भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। जय श्री राम सर। हाँ अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएगा। खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ 10 रुपए देना है। नहीं भाई ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। सर प्याज खाते हैं आप? हाँ प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। हाँ अरे यही खाएंगे। हाँ ध्यान दिए। हाँ झाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बना है। प्रसाद है। चलो ये दिलचस्प नज़ारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी का आनंद ले रहे थे। और पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों में ये झालमुड़ी बहुत ही फेमस है। आप पश्चिम में इसको भेलपुरी के नाम से जानते होंगे, उसी का एक रूप ये झालमुड़ी है। और 10 रुपये प्रधानमंत्री दे भी रहे थे, लेकिन वो लेने से मना कर रहा था दुकानदार। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, ये 10 रुपये रखिए। तो ये 10 रुपये का झालमुड़ी जैसे आम लोग खाते हैं, उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दरमियान खाते हुए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे
पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के साथ संबंध मजबूत करने के लिए कई अहम पहल का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति इन दिनों दरअसल 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कोलंबो में हैं। कोलंबो में भारतीय मूल के समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI योजना को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि अब से श्रीलंका द्वारा जारी दस्तावेजों को भारतीय मूल के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने सीलोन स्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट CEWET के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में बड़े विस्तार का ऐलान किया। इसके तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और आर्थिक सहायता को भी बढ़ाया जाएगा ताकि समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिल सके। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए उपराष्ट्रपति ने भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट के फेज 3 के तहत बनाए गए अंतिम 145 घर भी सौंपे, जिसके साथ इस चरण का समापन हो गया। प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्या भारती का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारतीय मूल के तमिल समुदाय को भारत और श्रीलंका के बीच जीवंत सेतु बताया और दोनों देशों के बीच साझा विरासत और ऐतिहासिक रिश्तों को रेखांकित किया। और कूटनीतिक व्यस्तताओं के बीच श्रीलंका के विपक्षी नेता सजीत प्रेमदासा ने भी कोलंबो में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस बैठक में भारत श्रीलंका के गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर चर्चा हुई और विपक्षी नेता ने भारत के निरंतर सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही श्रीलंका के कई अन्य संसद सदस्यों ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। His Excellency Radhakrishnan, Vice President of India, in Colombo and discuss various issues related to in the interest of both India and Sri Lanka as well as the community today. Sri Lankans also, we must say that during the economic crisis, it is only India which gave us $4 billion to our community, our country. So that saved us from crisis. And after that, the COVID came. It is India. And now the Ditwa disaster, it is India. So always India is supportive to us. So we are very much thankful to the government of Narendra Modi. और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ली के साथ उनकी पत्नी और प्रथम महिला किम हे क्यांग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक प्रमुख सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई अहम विषयों पर बातचीत करेंगे। इनमें जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जन संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना शामिल है। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। ये हादसा कटनारपट्टी इलाके की वनजा फायरवर्क्स फैक्ट्री में हुआ, जहां पटाखा बनाने के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री के 4 कमरे पूरी तरह तबाह हो गए
और आसपास के इलाकों में 10 किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए फैक्ट्री मालिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें, खासकर गर्मी के मौसम में जब जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।